जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ललन रेलवे प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। हम लोग आज यूनिट 2 का पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्रबंधक इंग्लिश में बोले तो मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने यूनिट 1 का सारा प्रश्न आपको करवा चुके हैं। अगर जो यूनिट 1 आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप यूनिट 1 का सारा वीडियो देख सकते हैं। हम लोग आज से यूनिट 2 को शुरू कर रहे हैं, जो कि बिहार में आने वाले लाइब्रेरी बहाली के लिए सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न का रहा है 371 का, शास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? शास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर 371 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी फ्यूल को। किसे कहा जाता है? तो हेनरी फ्यूल आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, आधुनिक प्रबंधन की विशेषता डैश दृष्टिकोण है? तो 372 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर, साइंटिफिक। साइंटिफिक आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 में क्या रहा है 373 में, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किनको कहा जाता है? यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन का जो जनक है किसे कहा जाता है? तो 373 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका FW टेलर को। किसे कहा जाता है? FW टेलर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 374 नंबर प्रश्न का रहा है, प्रबंधन सिद्धांत का जनक यानी इंग्लिश में बोले तो फादर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी किसे कहा जाता है? तो 374 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीटर F ड्रंकर। पीटर F ड्रंकर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद का रहा है 375 नंबर प्रश्न, प्रबंधन के तत्वों को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रबंधन के तत्वों को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो 375 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, हेनरी फ्यूल ने। हेनरी फ्यूल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 376 का रहा है, प्रबंधन के 14 सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रबंधन के 14 सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 376 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेनरी फ्यूल। किसे? हेनरी फ्यूल। किसने किया था? हेनरी फ्यूल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 377 का रहा है, हेनरी फ्यूल के 14 सिद्धांतों में से कौन सा एक्सप्रीड डी कॉर्प का पर्याय है? तो 377 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, यूनियन इज स्ट्रेंथ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनियन इज स्ट्रेंथ आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 378 का रहा है, लूथर गुलिक किस संस्था के निदेशक थे? लूथर गुलिक जो कौन सा संस्था के निदेशक थे? तो 378 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर, अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 379 का रहा है, पोस्ट कर्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो हो जाएगा 379 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लूथर गुलिक एंड एल यूर्बिक हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लूथर गुलिक एंड एल यूर्बिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है क्वेश्चन नंबर 380 का रहा है, TQM सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? TQM सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो हो जाएगा
380 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए नेवी। यूएसए नेवी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या का रहा है 381 का रहा है, निम्नलिखित प्रबंधक सिद्धांतों की सूची का मिलान करें। तो 381 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा, बी का आपका हो जाएगा सेकंड, और सी का हो जाएगा आपका यानी कि सीधा सीधा इसमें मिलान करना है। तो 381 का ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 382 का रहा है, प्रबंधन के थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का प्रतिपादन किसने किया था। यानी प्रबंधन के थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का प्रतिपादन किसने किया था। तो 382 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, डी एमसी ग्रोअर। डीएमसी ग्रेगर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 383 का क्वेश्चन, मोटिवेशन हाइजीन एंड टू फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था। तो 383 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, एफ हर्जबर्ग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है 384 नंबर, प्रबंधन सिद्धांत का सामाजिक संबंध यानी सोशल रिलेशन किसने प्रतिपादित किया था। तो 384 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इल्टन मेयो ने आपका किया था सोशल रिलेशन यानी कि सामाजिक संबंध का प्रतिपादन किसने किया था, एल्टन मेयो ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न करा 385 नंबर, आत्मनिर्णय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो 385 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एडवर्ड डेसी एंड रिचर्ड रियान। एडवर्ड डेसी एंड रिचर्ड रियान ने किया था आपका आत्मनिर्णय सिद्धांत का प्रतिपादन। इसके बाद प्रश्न संख्या 386 का रहा है, आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो 386 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ए मार्शलव हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए मार्शलव हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 387 नंबर प्रश्न का रहा, पोस्ट कॉर्ब में सीओ शब्द किसका संक्षिप्त रूप है। पोस्ट कॉर्ब में सीओ जो शब्द है किसका संक्षिप्त रूप है। तो 387 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कोऑर्डिनेटिंग आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 388 का रहा, निम्नलिखित में से FRBR मॉडल के 4 तत्व है। FRBR मॉडल के 4 तत्व कौन सा है। तो 388 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी वर्क एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चर्स आइटम्स। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद 389 नंबर प्रश्न का रहा है, पुस्तकालय की प्रणाली में कुल गुणवत्ता प्रबंधक TXM के कार्यान्वयन के लिए एक मॉडल 2 चरणों के साथ किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है और जिसे 4 स्तरों में विभाजित किया गया है। तो 389 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सूसन एंड बर्नर्ड आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 389 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 390 का रहा है, MBO उद्देश्यपूर्ण प्रबंधक सिद्धांत का प्रतिपादन 1954 ईस्वी में किस विचारक द्वारा किया गया था। तो 390 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आपका
पीटर एफ ड्रकर द्वारा MBO यानी कि उद्देश्यपूर्ण प्रबंधक सिद्धांत, जो कि 1954 में किसके द्वारा दिया गया था विचार, तो हो जाएगा पीटर एफ ड्रकर के द्वारा। पीटर एफ ड्रकर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर जो वीडियो अच्छा लगता है ना, तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगता है। आपके लिए डेली 50 प्रश्न लेके आते हैं, तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। और सारा प्रश्न आपको लाइब्रेरी साइंस में काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सारा प्रश्न लाइब्रेरी साइंस में पूछा जाएगा, एकदम कंफर्म मानिए इसे। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, तो आप लोग के लिए लाइब्रेरियन में बहुत ही काफ़ी अच्छा हेल्पफुल मिलेगा इससे। इसके बाद प्रश्न संख्या 391 का रहा है, अधिग्रहण अनुभाग द्वारा किए जाने वाले कार्य है। अधिग्रहण अनुभाग द्वारा किए जाने वाले कार्य क्या है, तो 391 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ विच। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी सभी आपका हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा आपका सभी, ऑल ऑफ विच हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, पुस्तकालय का परिग्रहण रजिस्टर इनमें से क्या है। पुस्तकालय का परिग्रहण रजिस्टर इनमें से क्या है, तो 392 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज ए परमानेंट रिकॉर्ड। इज ए परमानेंट रिकॉर्ड आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या का रहा है 393, पुस्तकालय संग्रह को परिग्रहण रजिस्टर में किस क्रम में दर्ज किया जाता है, तो 393 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, द ऑर्डर इन विच इट इज रिसीव्ड इन द लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 393 का। 394 का क्या रहा है प्रश्न, परिग्रहण रजिस्टर का मानक आकार क्या होता है। परिग्रहण रजिस्टर का जो मानक आकार है क्या होता है, तो 394 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 इंच गुना 13 इंच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 16 इंटू 13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या रहा है 395 में प्रश्न, परिग्रहण रजिस्टर में स्तंभ यानी कॉलम की मानक संख्या GFR 2015 के अनुसार क्या है, तो 395 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कितना है 15 है, 15 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य तकनीकी विभाग का है, तो 396 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 396 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी क्लासिफिकेशन, प्रोसेसिंग, कैटलॉगिंग, आपका सारा आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद 397 नंबर प्रश्न का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सर्कुलेशन सेक्शन द्वारा किया जाता है। फिर से प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सर्कुलेशन सेक्शन द्वारा किया जाता है, तो 397 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, एक्सचेंज ऑफ बुक, रिजर्वेशन ऑफ बुक, पेनाल्टी और लेट फी कलेक्शन, ऑल ऑफ द डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, किस अनुभाग को पुस्तकालय का हृदय कहा जाता है। किस अनुभाग को पुस्तकालय का हृदय कहा जाता है, तो 398 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, रेफरेंस सेक्शन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद
प्रश्न संख्या 399 का रहा है, पुस्तकालय समिति में पुस्तकालयाध्यक्ष की क्या भूमिका क्या होती है? पुस्तकालय समिति में पुस्तकालय अध्यक्ष की क्या भूमिका क्या होती है? तो 399 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 399 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कन्वेनर हो जाएगा। कन्वेनर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या का रहा है 400 नंबर प्रश्न का रहा है, पुस्तकालय से पुस्तक उधार लेने और लौटाने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी पुस्तकालय से पुस्तक उधार लेने और लौटाने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्कुलेशन। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्कुलेशन कहते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या का रहा है 401 नंबर का रहा है, नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम जो कि 1990 से शुरू किया गया था में न्यू जर्सी राज्य के किस पुस्तकालय में विकसित किया गया है? नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम 1990 में न्यू जर्सी राज्य के किस पुस्तकालय में विकसित किया गया था? तो 401 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, नेटवर्क पब्लिक लाइब्रेरी। नेटवर्क पब्लिक लाइब्रेरी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, नेटवर्क परिसंचरण विधि कितने पत्र यानी कार्ड विधि है? तो हो जाएगा आपका 402 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, टू कार्ड सिस्टम आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न करा है, नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम में बुक पॉकेट का आकार क्या है? नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम में बुक पॉकेट का आकार क्या होता है? तो हो जाएगा 403 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 5x3 कितना 5 इंच गुना 3 इंच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5x3 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 404 नंबर प्रश्न का रहा है, नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम में डेट स्लिप का आकार क्या होता है? तो 404 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15x3 हो जाएगा, 15 इंच गुना 3 इंच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बुक पॉकेट का आकार और डेट स्लिप का आकार दोनों क्या होता है? सेम होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या का रहा आपका 405 का रहा है, नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम में बुक कार्ड का आकार क्या होता है? 405 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 इंच गुना 2 यानी 4x2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 इंच गुना 2 इंच आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 406 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम के तत्वों में शामिल नहीं है? तो 406 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लास इंडेक्स कार्ड। क्लास इंडेक्स कार्ड जो है नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम के तत्वों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न का रहा है, प्रश्न संख्या 407 का रहा है, ब्राउन चार्जिंग सिस्टम 1895 में बोस्टन लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन द्वारा विकसित किया गया था। तो प्रश्न संख्या 407 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीना ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा? नीना ब्राउन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 408 का रहा, ब्राउन चार्जिंग सिस्टम में बुक पॉकेट का आकार क्या होता है? तो 408 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर 5x3 यानी 12.7 गुना 7.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी 5 इंच गुना 3 इंच आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
इसके बाद प्रश्न संख्या 409 का रहा है ब्राउन चार्जिंग सिस्टम में डेट स्लिप का आकार क्या होता है। ब्राउन चार्जिंग सिस्टम में डेट स्लिप का आकार क्या होता है। तो 409 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 इंच गुणा 3 इंच, यानी 5 गुणा 3 आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है प्रश्न संख्या 410 ब्राउन चार्जिंग सिस्टम में बुक कार्ड का आकार क्या होता है। ब्राउन चार्जिंग सिस्टम में बुक कार्ड का आकार क्या होता है। तो 410 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 इंच गुना 2 इंच, यानी 4 गुना 2 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेंटीमीटर में बोले तो 10.2 गुना 5 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या का रहा 411 निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउन चार्जिंग सिस्टम के तत्वों में शामिल नहीं है। 411 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्डेक्स। कार्डेक्स जो है ब्राउन चार्जिंग सिस्टम के तत्वों में शामिल नहीं है। कार्डेक्स ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या का रहा है 412 RFID शब्द का पूर्ण रूप क्या है। तो 412 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 413 का रहा है RFID का उपयोग लाइब्रेरी के किस कार्य या विभाग में किया जाता है। 413 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर्कुलेशन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 414 प्रश्न करा है पत्रिकाओं के प्रबंधन के लिए 3 पत्रक प्रणाली यानी 3 कार्ड सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो 414 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए SR रंगनाथन के द्वारा, यानी 3 कार्ड सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था। SR रंगनाथन के द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या का रहा है आपका 415 3 कार्ड सिस्टम के लिए 3 कार्ड क्या है। 3 कार्ड सिस्टम के लिए 3 कार्ड क्या है। तो 415 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 415 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 416 का रहा है निम्नलिखित में से कौन RFID प्रणाली के तत्व है। तो 416 का ऑप्शन हो जाएगा डी ऑल ऑफ द एबव, यानी सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 417 में करा पुस्तकालय संग्रह सत्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली विधि क्या है। पुस्तकालय संग्रह सत्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां क्या है। तो 417 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, यानी सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 418 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक वेरिफिकेशन यानी संग्रह सत्यापन का सबसे सटीक और वास्तविक तरीका माना जाता है। तो 418 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 418 का ऑप्शन सी बाय सेल्फ लिस्ट आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है पुस्तकालय सामग्री और पुस्तक जो अब उपयोग योग्य नहीं है उन्हें संग्रह से हटा दिया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो 419 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी
बीडिंग आउट कहा जाता है। बीडिंग आउट आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 420 का रहा है, वह अभिलेख रिकॉर्ड जो पुस्तकालय की शेल्फ पर रखी वस्तुओं की स्थिति दर्शाता है क्या कहलाता है? तो 420 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ लिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल्फ लिस्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या का रहा है 421, पुस्तक बाइंडिंग की प्रक्रिया दो भागों में विभक्त होती है। पहला फॉरवर्डिंग एंड दूसरा क्या होता है? 421 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिनिशिंग। पहला फॉरवर्डिंग होता है और दूसरा जो होता है क्या होता है? फिनिशिंग होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 422 में कह रहा है, पुस्तक बाइंडिंग के प्रकार है। तो पुस्तक बाइंडिंग के कौन प्रकार है? तो 422 का ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी लेदर बाइंडिंग, हार्ड कवर, टेक्सटाइल बुक बाइंडिंग, यानी आपका सभी आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 423 का रहा है, मोरक्को बाइंडिंग में किसका उपयोग किया जाता है? मोरक्को बाइंडिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो 423 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेदर का। मोरक्को बाइंडिंग में लेदर का प्रयोग किया जाता है। आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 424 नंबर प्रश्न कर रहा है, मोरक्को बाइंडिंग में किस चमड़े का प्रयोग किया जाता है? मोरक्को बाइंडिंग में किस चमड़े का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा 424 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोट लेदर का। गोट लेदर यानी बकरी के चमड़े का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या का रहा है 425 का रहा है, बाइंडिंग के लिए सबसे उपयुक्त चमड़ा कौन सा माना जाता है? तो 425 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, शीप स्किन। शीप स्किन यानी भेड़ का जो चमड़ा है उसको माना जाता है बाइंडिंग के लिए सबसे उपयुक्त चमड़ा माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर शीप स्किन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 426 का रहा है, बाइंडिंग के लिए सबसे मजबूत चमड़ा कौन सा माना जाता है? 426 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिग लेदर, यानी सुअर का चमड़ा। सबसे मजबूत चमड़ा किसे माना जाता है? तो पिग लेदर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न का रहा है 427 नंबर, सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रमुख विधियाँ स्रोत है। सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रमुख वित्तीय स्रोत क्या है? तो 427 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी लाइब्रेरी सेस, RRLF ग्रांट और गवर्नमेंट ग्रांट, यानी कि आपका सभी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 428 का रहा है, ऐतिहासिक बजट के अन्य नाम क्या है? ऐतिहासिक बजट का अन्य नाम क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एबव, यानी आइटम बजट भी उसे कहते हैं, इंक्रीज बजट भी कहते हैं और लाइनिंग बजट भी कहते हैं, यानी ऑल ऑफ द एबव आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट का रहा है, बजट तैयार करने की लोकप्रिय विधियाँ क्या है? यानी बजट तैयार करने की लोकप्रिय विधि क्या है? 429 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आइटम बेस या लाइनर या इंक्रीजमेंट बेस, हिस्ट्रिकल बजट। फिर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीरो बेस बजटिंग। फिर हो जाएगा सी, प्लानिंग प्रोग्राम बजटिंग सिस्टम, ऑल ऑफ द एबव, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 430 और आज का लास्ट प्रश्न है, कह रहा है, सबसे पहले किस संस्था ने PPBS बजटिंग पद्धति की शुरुआत की, जिसे बाद में अमेरिकी रक्षा विभाग US DOD द्वारा शुरू किया गया था? तो 430 का आपका करेक्ट आंसर
ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। रैंड कॉरपोरेशन, रैंड कॉरपोरेशन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग 431 का कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न कर रहा है, किस संस्था ने पीपीबीएस बजट निर्माण पद्धति का उपयोग किया था? आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट का इंतज़ार रहा। अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।